गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का 6 चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स का और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। इसमें असल में क्या पढ़ना है ये चैप्टर के नाम से ही जाहिर हो रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके जनरेशन में जाते हैं वो डीएनए के जरिए जाते हैं, इसलिए डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए के जरिए जाते हैं उनका मॉलिक्यूलर नेचर क्या है, किस फॉर्म में जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जाते हैं। तो डीएनए का मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसा है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये भी जानना है हम लोगों को कि डीएनए के कॉम्बिनेशंस क्या है, कहने का सेंस ये हो गया कि डीएनए का फॉर्मेशन जो है वो किनसे मिलके बना है। ये सब चीजें हम लोग को इसमें जानना है। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग बींग्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए होते हैं, एक्सेप्ट वायरस। इसलिए वायरस की बात अगर की जाए तो सबसे पहले जान लीजिए कि वायरस को लिविंग बींग्स में शामिल नहीं किया गया है और वो नॉन लिविंग भी नहीं है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग का कह सकते हैं बॉर्डर लाइन है। अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी में आता है तो वो लिविंग हो जाता है और वहां सर्वाइव करके उसके ऊपर अपना वर्क करता है और जो इसका सर्वाइव करेगा वो होस्ट होगा, होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब वो फ्री स्टेट में होता है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो एज एन नॉन लिविंग एंटिटी के तौर पे काम करता है। लेकिन जैसे लिविंग में आ जाता है तो उसको हम लोग लिविंग में शुमार कर लेते हैं, इसलिए वायरस को हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कहते हैं। वो एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। जब वो लिविंग की ऑब्जेक्ट में आएगा तो वो लिविंग क्या रह जाएगा, नहीं तो वो नॉन लिविंग रहेगा। तो वायरस की अगर बात की जा रही है तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल की बात की जा रही है। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों कभी साथ नहीं होगा। हम लोगों ने 11th क्लास में इस चीज को देखा था और पढ़ा भी था, यानी कि मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स हैज डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बट इन वायरस आइदर डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल समझ गए, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो पैरेंटल कैरेक्टर्स को लेकर के उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर करता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है डीएनए। दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया है द सर्च ऑफ डीएनए। तीसरा टॉपिक दिया गया है आरएनए वर्ल्ड। चौथा टॉपिक दिया गया है रेप्लिकेशन। ये 4 टॉपिक पहला हुआ। उसके बाद का जो 6 टॉपिक है उसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड है, रेवोल्यूशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन, ह्यूमन, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और सबसे आखिरी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। तो इस चैप्टर में हम लोग को 10 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डीएनए और उसका बाद है डीएनए सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले बात ये जानना होगा कि डीएनए के बारे में जानना है। तो डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस लिविंग बींग्स में कितने डीएनए पाए जाते हैं और उसके बाद डीएनए किनसे मिलकर के बना है, इन सभी चीजों को हम लोगों को जानना है। तो अगर बात किया जाए डीएनए के फॉर्मेशन की बात की जाए तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है और ये 3 चीज से मिलकर के बनता है। दैट मीन्स कि डीएनए के फॉर्मेशन के लिए 3 बेसिक चीज है। एक है नाइट्रोजन बेस, एक है पेंटोज शुगर और एक है नाइट्रोजन बेस, सेकंड हुआ आपका पेंटोज शुगर और तीसरा नाम है इसका फास्फोरस, इसका तीसरा कंपोनेंट। अब मामला यहाँ पर यह आता है कि जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो डीएनए पाया कहाँ जाता है। डीएनए आमतौर पे किसी भी लिविंग बींग्स में सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस जो होता है उसमें पाया जाता है और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। तो जो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं और जो डीएनए सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है उसको ऑर्गेनल डीएनए कहा जाता है। कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो सेल में मौजूद होते हैं और इस पर
किसी प्रकार का कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, तो वैसे डीएनए जिसमें किसी प्रकार के कोई प्रोटीन कोट्स नहीं पाए जाते हैं, उसकी कवरिंग के लिए उसको हम लोग नेकेड डीएनए बोलेंगे। और जिस पर प्रोटीन कोट पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए। जिस पर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे नेकेड डीएनए। प्रोटीन कोट जो होता है उसका नाम है हिस्टोन। तो हिस्टोन जिस पर पाया गया वो डीएनए है, जिस पर नहीं पाया गया वो कहलाया नेकेड डीएनए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। अब बात आ गई डीएनए के स्ट्रक्चर। तो डीएनए के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकेज होते हैं, यानी इस तरह से आप देखिए, पहले इसको स्ट्रेट दिखा रहे हैं और लैडर शेप में है ऐसे। अब इसको पकड़ के आप ट्विस्ट कर दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसके दोनों पोर्शन आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो जोड़ने का काम करता है ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के कंपोनेंट। और ये 4 होते हैं जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन का थाइमिन के साथ कॉम्बिनेशन होता है और गुआनिन का जो है वो साइटोसिन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, यानी एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कंबाइन होगा। ये एडेनिन और थाइमिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात पता चलती है कि असल में डीएनए के जो कंपोनेंट है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं पाइरिमिडीन और दूसरा कहलाता है प्यूरिन्स। पाइरिमिडीन में एडेनिन और गुआनिन आते हैं, एडेनिन और गुआनिन आते हैं। प्यूरिन्स में PURINES प्यूरिन्स, और ये पाइरिमिडीन। साइटोसिन और थाइमिन जो है वो पाइरिमिडीन में आता है, PYRIMIDINES पाइरिमिडीन्स। ये डबल रिंग होते हैं, ये सिंगल रिंग होते हैं और इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ और प्यूरिन जो है वो एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कंबाइन करता है। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आमतौर पे अगर बात की जाए आरएनए की, तो चूंकि आरएनए जो है वो वायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, बाकी सभी लिविंग बीइंग्स में डीएनए काम करता है जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए के स्ट्रक्चर में और डीएनए के स्ट्रक्चर में जरा सा फर्क होता है। आरएनए और डीएनए में जो इसके चारों कंपोनेंट है उसमें इसमें थोड़ा फर्क ये है कि आरएनए में एडेनिन होता है, आरएनए देते हैं तो एडेनिन पाया जाएगा, गुआनिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा और थाइमिन नहीं पाया जाता है, बल्कि थाइमिन के जगह पर यूरासिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। दोनों में बेसिकली इसके जो कंपोनेंट होते हैं ये कंपोनेंट इसी बात को में फर्क बताते हैं कि इसमें यूरासिल है और इसमें थाइमिन है, यानी डीएनए में थाइमिन होते हैं और इसमें यूरासिल होते हैं। असल मामला ये है कि इनिशियल दौर में जब लिविंग बीइंग्स फॉर्मेटिव स्टेज में थे, फॉर्मेशन के स्टेज में थे, तो उस वक्त जमीन पर का कंडीशन या इस प्लानेट का कंडीशन काफी ज्यादा हॉस्टाइल था, काफी ज्यादा इसमें बदलाव हो रहा था। तो उस बदलाव को कवर करने के लिए सभी लिविंग बीइंग्स में जेनेटिक मटेरियल एज ए आरएनए ही पाया जाता था, इसमें यूरासिल होता था। लेकिन जैसे जैसे एस्टैब्लिशमेंट होता गया वैसे वैसे आरएनए में भी एस्टैब्लिशमेंट आता गया और ये यूरासिल भी आपस में चेंज हुआ और चेंज होकर के इसने चेंज होकर के ये बदल गया मिथाइल यूरासिल में, जिसको हम लोग थाइमिन कहते हैं। मिथाइल यूरासिल थाइमिन
यानी कि यूरासिल जैसे ही थायमिन में बदला तो आरएनए क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब एक बात फिर यहाँ राइज करेगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए और आरएनए के दोनों के दो पार्ट होते हैं। हाँ, मेजोरिटी की बात की जाए तो डीएनए डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल स्टडी किया जाए, मेजोरिटी पर नहीं जाया जाए, तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता भी पाया जाता है और आरएनए डबल स्ट्रैंड में भी पाया जाता है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि मेजोरिटी के लिहाज से हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड में भी पाया जाता है। अब डीएनए के दे चुके, डीएनए के कंपोनेंट दे चुके, अब आएगा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है, ट्विस्टेड होता है, जिसके दोनों ही साइड इनके कंपोनेंट के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनको हम लोग एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कहते हैं। एडेनिन और ग्वानिन रिंग्स होता है जो डबल रिंग का होता है। थायमिन और साइटोसिन पैरिग्लिन कहलाता है जो सिंगल रिंग होता है। एडेनिन और थायमिन जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनके स्ट्रक्चर की और बात कर रहे हैं तो इनके एक ग्रुप में 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस 34 एंगस्ट्रॉम में कुल 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ऐसे से 10 बेस पेयर होंगे, इसलिए हर बेस पेयर के बीच का डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि यहाँ तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर है, डिवाइड कर दीजिए, चला आएगा। अब मामला ये आया कि इसका डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब ये जो बेस पेयर का बात किया हम लोगों ने कि 10 बेस पेयर होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो अपर ग्रुप्स होते हैं उसका डिस्टेंस 22 एंगस्ट्रॉम और जो लोअर ग्रुप्स होते हैं उनका डिस्टेंस 12 बेस पेयर, दोनों को 22 एंगस्ट्रॉम, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम का फॉर्मेशन हो जाता है। इनका डायमीटर जो होता है, यानी किस ये जैसे घूमा तो ये घूमता है ऐसे तो सर्किल बनाता है, और ये सर्किल जो बनाएगा उस सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। डीएनए के जो भी बेस पेयर होते हैं या कंपोनेंट जिसका नाम दिया गया एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये एंटी पैरेलल सेंस में जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो नीचे से 1 2 3 4 5 इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम लोग एंटी पैरेलल सेंस बोलते हैं। इस तरीके से अटैच रहना बेस पेयरिंग इसी तरीके से होता है। अब मामला यहाँ ये आया कि कुछ डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं और कुछ आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होते हैं। अब डीएनए की खासियत जानना है, साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। डीएनए के साइलेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहला, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। अब एक मामला ये आया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते किसको है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके पॉलीमर को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, और इसी के कॉम्बिनेशन से डीएनए बनता है। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर से बनता है, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला। पॉली मतलब बहुत ज्यादा। अब इसका दूसरा बात करें तो दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए रन इन एंटी पैरेलल फैशन। एंटी पैरेलल फैशन, एक ऊपर नीचे आ रहा है, दूसरा नीचे से ऊपर जाएगा। तीसरा, द डबल चेन ऑफ डीएनए इज हेलिकली ट्विस्टेड। हेलिकली ट्विस्टेड होता है, ये इसकी साइन फीचर और खासियत है। नाइट्रोजन बेस आर अपोजिट चेन। नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अपोजिट चेन पर अरेंज होते हैं। Each turn of double helix covered और diameter और distance of 3.4 एंगस्ट्रॉम। चूंकि कुल एंगस्ट्रॉम कुल दूरी कितनी होती है बाबू?
34 एंगल्स का, इसके बीच में 10 होते हैं, इसलिए हर एक के बीच की दूरी कितना हो गया 3.4 एंगल्स पर। यह बात बताई गई। अडेनिन ऑफ वन चेन वाइज अपोजिट टू थाइमिन, हम लोगों ने देखा था कि ए का टी के साथ कॉम्बिनेशन होता है और सी का जी के साथ, यानी एडेनिन का अपोजिट थाइमिन होगा या थाइमिन का अपोजिट एडेनिन होगा, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन होगा या साइटोसिन का अपोजिट ग्वानिन होगा। तो इस तरीके से ये बातें बताई गई कि सारे फीचर्स हैं। डीएनए का फंक्शन क्या क्या है? डीएनए का बहुत सारा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी पैरेंटल कैरेक्टर्स को एज ए कोड फॉर्म में अपने में रखता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाता है। दूसरा है वेरिएशंस, डीएनए के बिना पर ही वेरिएशंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन, किसी भी लिविंग बीइंग्स में जो सडन चेंजिंग आता है, बदलाव आता है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और ये म्यूटेशन का जो वजह है वो वजह होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाना, दैट मीन्स म्यूटेशन भी डीएनए के बिना पर होगा। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सब को कंट्रोल रखना डीएनए का काम है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, वृद्धि करना, ग्रोथ होना और सेल टिश्यूज में डिफरेंशिएशन होना, ये सब डीएनए के फीचर्स आते हैं। जीन थेरेपी, किसी भी लिविंग बीइंग्स में जीन थेरेपी डीएनए के बिना पर ही होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंसान का फिंगर का, थंब का, फिंगर्स का प्रिंट लिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके, लेकिन आज के मॉडर्न एज में ये फिंगर के निशान को ही बदला जा सकता है। इसलिए मेडिकल साइंस या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस में डीएनए के अरेंजमेंट को निकाला गया। वो अरेंजमेंट ऐसा होता है जो सबका एक दूसरे से अलग ही पाया जाएगा, उसको बदलना मुश्किल है, तो इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। और किसी दूसरे का फिंगरप्रिंट लेना, फिंगर्स का फिंगरप्रिंट लेना काफी आसान होता है। आप भी कई बार देखा है कि आसानी से हाथ के ऊपर फेविकॉल लगा लिया और जब सूख गया तो उसको पता ले रुका तो उसका फिंगरप्रिंट आ गया। अब उसको हम दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके फिंगरप्रिंट्स को। तो यही मामला आया। यहाँ पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा होता है जो हर लिविंग से अपना होता है, सिवाय होमोजाइगोटिक ट्विंस के। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग केस के सॉल्यूशन में। तो ये हो गया इसके फंक्शन। अब हम लोग का मामला ये आया, नेक्स्ट टॉपिक जो आया वो आया द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इससे पहले एक सब टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात की जा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स जो है वो न्यूक्लियस की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के लिहाज से दो प्रकार के होते हैं। जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको यूकैरियोट बोलेंगे और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग प्रोकैरियोट बोलेंगे। तो शुरू में जो परिभाषा पढ़ा गई, डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। लेकिन जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं उसमें कहाँ पाया जाएगा? उसमें पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो दोनों में डीएनए के पैकेजिंग अलग होंगे, यानी दोनों में डीएनए अलग तरीके से पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और जो यूकैरियोट होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब आया द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब पहली बात ये जान लीजिए कि इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि डीएनए ही हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल है। कोई स्टूडेंट, कोई आदमी कहेगा हम इस बात को नहीं मानते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, हम प्रोटीन को मानेंगे या हम किसी और सब्सटेंस को मानेंगे जो बॉडी में पाया जाता है। तो इसके लिए खास एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट को बताया गया जिसके ऊपर पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड ने अपनी सहमति जाहिर की और उसके बाद कहा गया कि ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की अगर बात की जाए तो मेंडल की थ्योरी के हिसाब से हम लोग देखें तो मेंडल ने जो 1857 से लेकर के 1865 तक काम किया, उसमें मेंडल के पास जो डिवाइसेस थे उस डिवाइस से लेकर के जो काम किया तो उसमें ना क्रोमोसोम का जिक्र किया, ना जीन का जिक्र किया, ना डीएनए का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी फैक्टर के बिना पर हो जाता है, क्योंकि मेंडल के पास हो सकता है कि उस वक्त उतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, या मेंडल ने वहां तक नहीं सोचा, डीप स्टडी नहीं किया, या फिर वो जमाना वैसा था जिस जमाने में कोई और साइंटिस्ट
वर्ल्ड फेम थे, जिससे मेंडल की बात को एक्सेप्ट नहीं की गई। तो इस चीज को देखते हुए मेंडल की थ्योरी को वहां रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही 1900 के बाद बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज और नए डिवाइसेस सामने आने लगे, तो डीपली जब स्टडी किया जाने लगा, तो डीपली स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। और जो पहले ये कहा गया था कि प्रोटीन या शुगर, फास्फेट ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, उन सभी बात को अलग करके प्रूफ किया गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट कहलाया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले इंसान थे ग्रिफ्थ, GRIFFITH ग्रिफ्थ। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने माइस पर किया था, फीमेल चूहिया या माइस कह लीजिए, चूहा, उस पर किया। और इसके लिए उन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया लिया, एक को बोला गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एक को बोला गया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतनी बातें बताई गई हैं, इसको आप पढ़िए और फिर इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से डील करेंगे। थैंक यू।